नमस्कार, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है। आप देख रहे हैं अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। आर्थिक आतंकवाद, पॉकेटमार सरकार, हमारे पैसों की चोरी, ये वो कीवर्ड्स हैं जो कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के लिए आज इस्तेमाल किए। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि उनके बैंकर्स को धमकाकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनके खातों से 65 करोड़ रुपए निकाल लिए। ये बीजेपी का आर्थिक आतंकवाद है। इस विवाद का एपिसेंटर दिल्ली है, तो यहीं से 2150 किलोमीटर दूर कर्नाटक के बेंगलुरु में मंदिरों पर टैक्स लगाने को लेकर विवाद हो गया। कांग्रेस की राज्य सरकार ने मंदिरों की कमाई पर 10% टैक्स लगा दिया, जिसके बाद बीजेपी ने पूछा कि क्या सिद्धारमैया औरंगजेब हैं जो जजिया कर लगा रहे हैं। उधर दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि दुनिया का कोई भी सॉफ्टवेयर हैक हो सकता है, इसलिए ईवीएम की जगह बैलेट से चुनाव हो। और इन सब के बीच बीजेपी जोर शोर से मिशन 400+ में जुटी हुई है। पार्टी लोकसभा चुनाव घोषित होने से पहले पूरे देश में धुआंधार कार्यक्रम करने जा रही है। अगले कुछ दिनों में पीएम मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह जैसे सबसे सीनियर लीडर देश के अलग अलग हिस्सों में बीजेपी के अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे और पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। तो आज अड़ी में बात इसी पर करेंगे, लेकिन इस पर बात करें उससे पहले लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है कांग्रेस टीएमसी गठबंधन को लेकर। कांग्रेस और टीएमसी में गठबंधन को लेकर बड़ी खबर है। सीट शेयरिंग पर बातचीत जारी है। पहले यह था कि टीएमसी अकेले चुनाव में जाएगी, लेकिन अब यह खबर आ रही है कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस में सीट शेयरिंग पर बातचीत जारी है। कांग्रेस को 2 की बजाय 5 सीट देने को तैयार है टीएमसी, ये जानकारी सामने आ रही है। कांग्रेस नेतृत्व सीधे ममता से बात कर रहा है। कांग्रेस सूत्रों के हवाले से हमें यह बड़ी खबर मिल रही है। कुमार विक्रांत हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कुमार, क्या जानकारी है इस बारे में? लगता है कुमार से संपर्क नहीं हो पा रहा है। देखिए, सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और टीएमसी में बातचीत हो रही है और कांग्रेस का नेतृत्व सीधे ममता बनर्जी से बात कर रहा है। कुमार विक्रांत जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता। कुमार, तो पश्चिम बंगाल में भी इंडिया का गठबंधन हो जाएगा, ये माने? तो कांग्रेस और टीएमसी में सीट शेयरिंग पर बातचीत चल रही है और कांग्रेस को 5 सीट देने को तैयार है टीएमसी। चलिए इस बारे में आगे आपसे बात करेंगे, लेकिन अब आते हैं अपने शो पर। कांग्रेस पार्टी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी आर्थिक आतंकवाद का शिकार हो रही है और इसके पीछे बीजेपी है। कांग्रेस के खाते से 65 करोड़ रुपए सरकार के खाते में ट्रांसफर किए गए। चुनाव से पहले बीजेपी सरकार ने हमारा अकाउंट हाईजैक किया, यह तानाशाही का राज है। ऐसे में लोकतंत्र कैसे बचेगा? क्या बीजेपी ने कभी टैक्स दिया? तो कांग्रेस से क्यों टैक्स मांगा जा रहा है, यह आज कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया। इधर कांग्रेस के आरोप के बाद बीजेपी ने कांग्रेस को कर्नाटक में मंदिरों पर टैक्स 10% करने पर सवाल पूछे और बीजेपी ने पूछा कि कर्नाटक में मंदिरों पर टैक्स क्यों लगाया जा रहा है। यह जजिया कर लादने जैसा है। कांग्रेस इस देश में मुगलिया शासन चाहती है क्या? क्या औरंगजेब का शासन है? सिद्धारमैया क्या नए नए औरंगजेब हैं? यह कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते हुए बीजेपी ने पूछा। उधर ईवीएम की हम बात कर रहे थे, ये सवाल उठाया यहां पर दिग्विजय सिंह ने कि क्या ईवीएम के बजाय बैलेट्स के जरिए चुनाव क्यों नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि ईवीएम का सॉफ्टवेयर भी हैक हो सकता है। किसान आंदोलन बहाना है, बीजेपी ईवीएम पर कुछ नहीं करने देना चाहती। बीजेपी 370+ सीट कैसे पाएगी जबकि देश में किसान युवा परेशान है। चंडीगढ़ या पाकिस्तान में बैलेट से गड़बड़ी हुई तो पकड़ी भी गई। जर्मनी ईवीएम हटाकर बैलेट पर आ गया और इन सब के बीच 400+ का मिशन बीजेपी का। 4 मार्च नागपुर में युवा मोर्चा का महासम्मेलन है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित करेंगे। 5 मार्च पटना में ओबीसी मोर्चा का महासम्मेलन, जहां अमित शाह जाएंगे। 6 मार्च पश्चिम बंगाल महिला महासम्मेलन, पीएम मोदी संबोधित करेंगे। 9 से 10 मार्च रायपुर किसान मोर्चा का महासम्मेलन, अमित शाह वहां जा सकते हैं। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ एक बड़ा पैनल है। देखिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ यहां पर प्रेम शुक्ला जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ इस वक्त अभय दुबे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। आदिल खान है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। और संगीत रागी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। सबसे पहले प्रेम शुक्ला, आपसे आर्थिक आतंकवाद, ईवीएम की हैकिंग, ये तमाम आरोप आपके ऊपर। देखिए, इस तरह के खोखले आरोप लगाने के अलावा कांग्रेस के पास बचा क्या है? जब से ईवीएम का प्रचलन हुआ तब से कांग्रेस बेईमानी कर नहीं पा रही है। 1952 के चुनावों से लेकर तमाम चुनाव में कांग्रेस की बेईमानियों के किस्से भरे पड़े हैं। लोग कहा करते थे कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री जिसको चाहे जिता लें, जिसको चाहे हरा लें। इस तरह के राजनीतिक किस्से जो हैं
तत्कालीन तमाम पत्रकारों और लेखकों ने लिखे हुए हैं कि कैसे जो है जवाहरलाल नेहरू ये तय करते थे किसको जिताना किसको हराना है। रामपुर के चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताने के लिए किस तरह से बक्से बदल दिए गए, ये किस्सा स्वयं उस समय जवाहरलाल नेहरू के सेक्रेटरी रहे टंडन जी ने लिख के भेजा था, लिखा हुआ था। तो ऐसे तमाम किस्से इंदिरा जी के ज़माने में चले, राजीव गांधी के ज़माने में चले, नरसिंह राव के ज़माने में चले। अब इनको वो मौका नहीं मिल रहा है क्योंकि ईवीएम में किसी प्रकार की जो है फेरबदल कर पाने में समर्थ नहीं है। जब हैकिंग करने के लिए इनको चुनौती दी, जब निर्वाचन आयोग ने ईवीएम हैकिंग की बातें करने वालों को चुनौती दी कि हम अपना ईवीएम मशीन रख रहे हैं, आइए हैक करके दिखाइए, तो कोई इस चुनौती को स्वीकार करने का साहस नहीं बटोर पाया। अब चुनाव हार रहे हैं, बारंबार हार रहे हैं, लगातार हार रहे हैं, तो अब राहुल गांधी में दोष निकालने की स्थिति हार नहीं रहे, जीत भी रहे हैं, तो किसको दोष रहे? जीता है कर्नाटक, जीता है तेलंगाना, जीता है। एक आध चुनाव बीच बीच में, एक आध चुनाव बीच बीच में जीत जाते हैं, 10-12 हारने के बाद एक आध जीत जाते हैं गलती से। तो जो चुनाव जीत जाते हैं उसमें ईवीएम सही होती है, जो हार जाते हैं ईवीएम गलत होती है। जो चुनाव जीत गए तो राहुल गांधी का प्रदर्शन है, अच्छा, हार गए तो ईवीएम का दोष। ठीक है, मैं आज क्योंकि कई सारे मुद्दों पर बात कर रहा हूं इसलिए मैं चाहता हूं सारे मुद्दों पर जल्दी जल्दी बात हो जाए। अभय दुबे, जजिया कर, सिद्धारमैया क्या औरंगजेब हैं? 10% मंदिरों पर टैक्स लगा दिया आपने, और आप जीतते हैं तब ईवीएम सही, आप हारते हैं तो ईवीएम खराब। तो मोदी जी भी क्या जजिया कर लगा रहे हैं? जगह जगह मंदिरों पर इनकम टैक्स के नोटिस चस्पा किए जा रहे हैं। मंदिरों को हनुमान जी को, आजाद भारत के इतिहास में पहला हुआ कि मध्य प्रदेश में हनुमान जी को ही नोटिस दे दिया कि हनुमान जी तुम अतिक्रामक हो, हमारी जमीन पर खाली करो नहीं तो नेस्ता नाबूद कर देंगे। असली कौन है उनके वंशज, ये आपको समझ में आता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में प्रजातंत्र को खत्म करना चाहती है। अगर हमारे जमाने में ऐसा हुआ होता तो ये प्रेम शुक्ला जी का जमाना ही नहीं आता, कभी धूल फाक रहे होते हैं सड़कों पर। हमने प्रजातंत्र को जिंदा रखा तो इनकी सरकारें बनी है। मैं पूछना चाहता हूं, 2017-18 का टैक्स का इवेल्युएशन था जिसकी हमने 18-19 में उसको सबमिट किया। 2 फरवरी 19 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस दिया। क्या नोटिस दिया? कि 142 करोड़ रुपए के चंदे में से 14,59,000 सिर्फ रुपए का आप जस्टिफिकेशन दीजिए। हमने दिया कि वो हमारे एमपी एमएलए की सैलरी का जो मनमोहन सिंह कमेटी का प्रोविजन था वो हमने दिया है, तो उन्होंने कहा ये 2,000 रुपए से अधिक का कैश है। अब आजाद भारत के इतिहास में कभी सुना है कि 14,59,000 रुपए में आप 210 करोड़ रुपए की वसूली कर रहे हैं? कितनी शर्मनाक बात है। और 19, 20, 21, 22, 23, 24 अब याद आया आपको अकाउंट फ्रीज करना जब 2 सप्ताह बाद चुनाव है। जैसे नोटबंदी की थी ना उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को गर्त में डाल दिया था। इलेक्टोरल बॉन्ड बदनुमा दाग है हिंदुस्तान के प्रजातंत्री इतिहास के दामन पर, ये जो आप लेकर आए थे चोरी करने के लिए। सफेद धन को काले कारनामों के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये भारतीय जनता पार्टी को सर्वोच्च अदालत ने आईना दिखा दिया। एक सर्वोच्च अदालत ने चंडीगढ़ में जो सत्ता की चोरी की उसका आईना दिखाया, 2 दिन भी नहीं हुए उस पे, और यहाँ हमसे बात करने आ गए। इलेक्टोरल बॉन्ड पे 13 मार्च को जो खुलासा होगा कि किन किन काला कारनामे करने वाली कंपनियों से इन्होंने चंदा लिया है, वो देश के सामने होगा। डूबी हुई कंपनियां, फ्रॉडस्टर्स। अभय जी जवाब ले लेते हैं, प्रेम शुक्ला जी को जवाब देने का मौका देते हैं, फिर आदिल जी के पास जाएंगे। प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए। देखिए, कांग्रेसी झूठ बोलने में, लफ्फाजी में इनको कोई पकड़ नहीं सकता। अगर झूठ बोलने की ओलंपिक होती तो कांग्रेसी निश्चित तौर पर स्वर्ण पदक इस देश में जीत कर ले आते। अरे मेरे भाई, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो जो है संविधान के 19(1)(c) का फैसला दिया है। वो ये है कि सूचना का अधिकार है। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये गलत है। हाँ, काला धन जो है, चूंकि कांग्रेस जब से काला धन पे भी नकेल आ गई है तो कांग्रेस बहुत परेशान है। जो 12 लाख करोड़ रुपए लूटे थे वो लुटेरों का धन बेकार हो गया, तो बेचारे बहुत तब से कोलाहल कर रहे हैं, लगातार कोहराम है, काला धन काला धन। अरे भाई, काला धन जो है, श्रीमती सोनिया गांधी 1 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एक्यूज्ड है, नेशनल हेराल्ड के मामले में
1 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग की और श्रीमती 420 एक्यूज्ड हो गई 420 में। 420 का मुकदमा सोनिया गांधी पर, 420 का मुकदमा राहुल गांधी पर, 420 का मुकदमा कांग्रेस के कोषाध्यक्ष पर, और ये सब एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट से लेके टैक्स नहीं, लेकिन एक सवाल और भी है, एक सवाल और है, एक सवाल और है, एक मिनट, एक मिनट, मेरी बात पूरी हो जाए, मेरी बात पूरी हो जाए, फिर सवाल मेरे साथ अभी 2 गेस्ट हैं, उनसे बात नहीं हो पाई है। एक छोटा सा सवाल अभय दुबे, छोटा जवाब दीजिएगा। ये जो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो कार्रवाई कर रहा है वो नियमों के अनुरूप कर रहा है, नियमों के खिलाफ कर रहा है? अरे नियमों को ताक पर साहब, हमारा ट्रिब्यूनल में हमारी अपील पेंडिंग है। मैं तो चुनौती देता हूं कि ऐसा हिस्ट्री में आज तक नहीं हुआ। ये जो कह रहे हैं ना इनके मिस्टर 420 तो टेलीविजन पर पकड़ा है। आजाद भारत के इतिहास में पहला किसी राजनीतिक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष है जो डिफेंस के मामलों में पैसे खाते हुए पकड़ा है, बंगारू लक्ष्मण। और आरोप हम पर लगाते हैं। नेशनल हेराल्ड के केस 2016 से तारीख पर तक नहीं गए, इन्होंने स्टे लेके रखा हाई कोर्ट से। जिस दिन उसका फैसला होगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और आखिरी बात, जो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड में फैसला दिया है ना, आपके आईटी का जो आपने अमेंडमेंट किया था, जो आपने चुनाव आयोग के कानून में संशोधन किया था, जो कंपनी एक्ट में आपने संशोधन किया था, उन्होंने कहा कि यह अपारदर्शी तरीका है। अभी 13 मार्च को चोरी पकड़ा जाएगी। ठीक है, देखेंगे 13 मार्च को क्या। सोनिया गांधी पर है, आपकी हिम्मत हो तो उनको हटा कर देखिए। 420 के तो हमारे अध्यक्ष पर आरोप लगा, हमने हटा दिया। 420 सोनिया गांधी को हटा के देखिए, अभी इनकी चड्डी गीली हो जाएगी। 420 में हटाने की बात कर देंगे। 400 हमने तो तत्काल हटा दिया। आपकी हिम्मत है 420 सोनिया गांधी के खिलाफ आपके मुंह से कुछ निकल जाए, हिम्मत है तुम्हें, हिम्मत। तू तड़ाक मत कर, तू तड़ाक की भाषा मत बोल, तमीज से बात कर, तू तड़ाक मत आइए, तमीज पे, तमीज से भाषा में बात कर। तू तड़ाक से, तू तड़ाक की भाषा नहीं अच्छी होती है, फिर मुझे भी तू तड़ाक कर रहा है। नहीं, प्रेम जी आप भी नहीं, अभय जी आप भी नहीं, दोनों लोग आप और जनाब कर रहे हो। रुकिए, तू तड़ाक की बातचीत नहीं। आदिल खान, 420 आप दोनों रुकिए, आदिल खान को लाइए स्क्रीन पर। आदिल खान, ये तरीका है। रुकिए प्रेम जी, अभय जी रुकिए। आदिल खान मुझे बताइए, जिसको आप 420 कहते थे उसके साथ तो आप आ जाए गठबंधन में। एक मिनट रुकिए आदिल खान, रुकिए, आदिल खान से सवाल है। आदिल खान, जिसको आप 420 कहते थे उसके साथ तो आज आप गठबंधन में आ गए, जिसको आपने इतना आरोप लगाया कि 420 ही कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के एकदम आपको जिनको आपने स्मारक बताया, आज ईवीएम में 420 हो रही है या नहीं हो रही है, इस पर आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है? गौरव भाई, मैं आपसे सिर्फ एक निवेदन करूंगा कि मैंने अभी दोनों महानुभावों को बड़े प्यार से, बड़े धैर्य से सुना। मेरा सिर्फ निवेदन रहेगा कि मेरे बीच में कोई ना बोले। देखिए जो आपने पूछा ना अभी कुछ दिन पहले, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अशोक चौहान के बारे में क्या कहा था, आपने सुना था? उन्होंने कहा था कि ये शहीदों के, विधवाओं के मकानों को अपने सालियों के नाम पर, अपने सास के नाम पर बेच दिया। आदर्श घोटालेबाज को देश का सबसे बड़ा बेईमान बता रहे थे। आज वो कहाँ है पता है ना? भारतीय जनता पार्टी के टिकट से राज्यसभा चले गए। अजीत पवार के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला कि 70,000 करोड़ का घोटालेबाज है। आज वो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं। हेमंत बिस्व शर्मा के बारे में हमारे देश के आदरणीय गृह मंत्री जी उससे चक्की पिसवा रहे थे, बुकलेट बांटा जा रहा था। आज वो असम के मुख्यमंत्री हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कहते हैं, जो करते हैं, उसमें बड़ा फर्क है। एक चीज, अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई, इतिहास बताया गया कि आदिल खान, आप भी तो जिसकी लिस्ट गिनवा रहे थे, मेरी बात सुन लीजिए, आप भी तो जिसकी लिस्ट गिनवा रहे थे, आप भी तो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आप वोट कर मांग रहे हैं। सीट शेयरिंग हो गई ना दिल्ली में आप दोनों की, आप भी तो उनको 420 बता रहे थे। मैं आपके गौरव भाई, मैं आपके सारे सवालों का जवाब एक एक करके दे रहा हूं, सुनिए तो थोड़ा। आपने ईवीएम पर सवाल पूछा, बैलेट पेपर पर सवाल पूछा। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने उस पर बड़ी बड़ी बात बताई, बड़ा इतिहास बताया। हम दूर क्यों जाते हैं? अभी 30 जनवरी को चंडीगढ़ का एक चुनाव हुआ था और उस चुनाव को पूरे दुनिया ने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पीठासीन अधिकारी ने दिन के उजाले में कैमरे के सामने चंडीगढ़ के एक छोटे से मेयर के चुनाव में लोकतंत्र की हत्या की। और तो और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब इनको फटकारा, लताड़ा, तो आज तक भाजपा के किसी नेता ने माफी तक नहीं मांगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 30 तारीख को ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देते हैं। तो आप सोचिए कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे उस घोटाले में, किन लोगों ने मिलकर उस दिन हत्या की संविधान की। जो एक छोटे से शहर के छोटे से वो चुनाव ईवीएम से हुआ था क्या? वो चुनाव ईवीएम से हुआ था क्या?
अरे सुन तो लीजिए। नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपसे सर, मैं अरे सारा सुन, टाइम जवाब आपको तो नहीं दे सुन सकता। लीजिए। नहीं हुआ था, मैं कह रहा हूं नहीं हुआ था। जो बैलेट पेपर के चुनाव में गड़बड़ी कर सकता है, 25% वोट की चोरी कर सकता है, 36 वोटों में 8 वोट चुरा सकता है, वो 90 करोड़ का जब वोट पड़ेगा, 90 करोड़ वोट पोल होगा, तो वो क्या करेगा? ये तो ऊपर तो वाला सवाल तो यही है कि बैलेट पेपर में अगर गड़बड़ी तो बैलेट पेपर में भी हो सकती है, फिर सवाल मशीनरी का नहीं है, सवाल इंटेंट का है, सवाल मशीनरी का नहीं है। मैं रुकिए, मैं आता हूं, रुकिए मेरे साथ रुकिए। आदिल जी जब आप बेईमानी पर उतारू हो जाएं, जब बेईमानू पर उतारू हो जाएं, तो कहीं भी बेईमानी, कहीं तो भी आप उसमें घोटाला दो हो सकता चीजें है। मिक्स क्यों कर रहे हैं? भारतीय जनता आप पार्टी ईवीएम के सॉफ्टवेयर पर क्यों जा रहे हैं? फिर आप इंटेंट पे जाइए। आप ये क्यों कह रहे हैं कि ईवीएम का सॉफ्टवेयर हैक हो सकता है? रुकिए एक मिनट, हम कह रहे हैं कि ये सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि इनका इंटेंशन चोरी का है। ये देश को बेचने वाले लोग हैं। आज देखिए किस तरीके से उधर सतपाल मलिक के घर पे छापे मरवा दिया। तो कोई आपके खिलाफ बोले, आप उसको छापे उसके घर पे मारोगे, किसानों को गोली मार रहे हो सड़क बॉर्डर पर। इनका इंटेंशन संगीत रागी, ओके संगीत रागी, गोली चला रहे हो, कहीं छापे चला रहे हो, छापे किसी पे ना मारे जाएं। एक मिनट रुकिए संगीत रागी, छापे किसी पे ना मारे जाएं, ईवीएम पे सवाल उठाया जाए। अरे अजीत पवार के घर छापे मारिए ना। एक मिनट, संगीत रागी का टर्न है। संगीत रागी, हम जीते तो ईवीएम सही, हम ना जीते तो ईवीएम खराब। आर्थिक आतंकवाद, अगर इनकम टैक्स ने कोई कार्रवाई की है, क्या है ये? गौरव जी, इनकम टैक्स ने जो भी काम किया है वो इनकम टैक्स एक्ट के तहत ही काम किया है, और जो हम पर लागू होता है वही कांग्रेस पार्टी पर भी लागू होता है। और इनकम टैक्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के प्रेस रिलीज करके अपनी गतिविधियों के बारे में सबके सामने पारदर्शी तौर पर जनता के सामने लाया है। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक के मंदिरों पर जो टैक्स लगाया है वो संविधान का उल्लंघन है। लेकिन कांग्रेस पार्टी से आप यही अपेक्षा कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि मद्रास हाईकोर्ट में 1976 से लेकर के अब तक जो है 6 लाख किलो टन सोना हिंदू मंदिरों का जब्त किया गया है, और उसके आरबीआई में लिक्विडेशन नियम के तहत उसको आरटीआई के से जमा कर करके और उसके एवज में जो 11 या 12 करोड़ रुपया जो उससे कमाई होती है उसको उसके सारे अन्य धर्मों के वेलफेयर पर लगाया जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि जिन मंदिरों के पैसे को उन मंदिरों के लिए होता है, ये कभी मस्जिदों पर लगा करके देखेंगे क्या? ये चर्च पर कभी लगा करके देखेंगे क्या? लेकिन कांग्रेस पार्टी इस पाप में पहले से ही सम्मिलित है। ठीक है, कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आंशिक इस्लामीकरण के रास्ते जवाब पर धकेल दिया है। एक बात और जोड़ना चाहूंगा, ये बार बार ईवीएम पर बारे में कहा जाता है। 10 सेकंड अपनी छोड़, 10 सेकंड। देखिए, हम लोग उस दौर को देख चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी बूथ लूटा करती थी, इसके गुंडे बूथ लूटा करते थे और मतपत्रों को उसी से लूट करके अपने राजनीतिक खेती और जमीन को उर्वरा और बनाया करते थे। ईवीएम ने वो सारी चीजें रोक दी है। यही कारण है कि एक तो चंडीगढ़ मेयर चुनाव से ये बात और खुल करके आता है कि जवाब है इसका ईवीएम की व्यवस्था। ओके, अभय दुबे जवाब है इसका। मतपत्रों की विनती बेहतर नहीं हो तो वो ज्यादा अच्छा है। देखिए संगीत रागी जी, आदर पूर्वक पूछना चाहता हूं, आपकी सरकार है केंद्र में, एक अध्यादेश ला दीजिए, मुक्त करिए देश भर के मंदिरों को शासन में। सुन तो लीजिए, केंद्र में। अरे गौरव जी, पूरी बात सुन लीजिए। बद्रीनाथ, सुनिए ना, बद्रीनाथ में मंदिर पुरोहित ने प्रामाणिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके आरोप लगाया कि 23.7 किलो सोना जो मंदिरों की परत चढ़ाई गई थी वो चोरी हो गया। और ये पूरा बद्रीनाथ के लोग जानते हैं। जांच कराई आपने? आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जगह जगह मंदिरों को नोटिस दे रहा है। रंजीत हनुमान 3.5 करोड़ रुपए का नोटिस, हनुमान मंदिर को स्वयं हनुमान जी को नोटिस दिया। कार्रवाई की उन अधिकारियों के खिलाफ रेलवे विभाग ने। तो उन्होंने अगर नोटिस दिया तो आप टैक्स लगा देंगे। ये मेरे हाथ में आपका वो नोटिफिकेशन है जो बिल आज आपने अमेंडमेंट वहां से पास कराया है। 10% टैक्स आप लगा रहे हैं वहां के मंदिरों पर, क्यों लगा रहे हैं? अरे साहब, आप मंदिरों पर लगा रहे हैं, आपने दूसरे धर्मों के धर्मस्थलों पर टैक्स लगाया आपने। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में नहीं लगाया। आप बोलते हो मोदी सरकार का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, मोदी जी से सवाल। मोदी जी अगर लगा रहे हैं टैक्स तो आप भी लगाएंगे। आप मोदी जी से सीखते हैं अपनी योजनाएं। आप मोदी जी को देखकर अपनी योजनाएं बनाते हैं। मोदी जी से भी सवाल पूछो। नहीं, मैं आपसे पूछूंगा, आपकी सरकार है, आप मोदी जी को देखकर अपनी योजनाएं बनाते हैं क्या?
आपने मंदिरों पर 10% टैक्स क्यों लगाया, इसका क्या जवाब है? ईवीएम की चोरी, ईवीएम में बताता हूं, वो तो मतपत्र थे तो कैमरे से पकड़ा गया। यही तो दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि सोर्स कोड का खुलासा, जो चुनाव आयोग मिलने का समय नहीं दे रहा है। अभी ईवीएम नहीं, अभी मंदिर, अभी मंदिर। आपने मंदिरों पर 10% का टैक्स क्यों लगाया, इसके पीछे का आधार क्या है? और नहीं, रुकिए ना, अभी मैं पूछ रहा हूं अभय दुबे, इसके पीछे का आधार क्या है? आपने मंदिरों पर टैक्स लगाया, आपने दूसरे धर्मों के धर्मस्थलों पर टैक्स लगाया क्या? मंदिरों पर टैक्स वसूली का नोटिस चस्पा किया कि नहीं? मोदी तो आप मोदी जी से और बीजेपी जी से देखकर अपनी योजनाएं बनाते हैं क्या? अगर वो गलत कर रहे हैं तो आप भी गलत करेंगे क्या? नहीं, मोदी सवाल पूछो, मैं आपका जवाब दूंगा। आप साहस जुटाओ, मैं आपके साथ हूं कि रेलवे डिपार्टमेंट मोदी जी के अधीन है। मोदी जी हनुमान जी को नोटिस दिया कि नहीं? नहीं आएंगे आप इस मुद्दे पर, मोदी जी नहीं आएंगे आप इस मुद्दे पर, नहीं आएंगे आप इस मुद्दे पर। मैं पूछ रहा हूं कांग्रेस पार्टी की सरकार ने केवल हिंदू मंदिरों पर टैक्स क्यों लगाया, किसी दूसरे धर्म के मंदिर पर टैक्स क्यों नहीं लगाया? मेरी बात सुनिए, आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकारें थी जिन्होंने मंदिर के पुजारियों को जमीन दी जीवन यापन के लिए, जिन्होंने मंदिर के पुजारियों की सैलरी निर्धारित की क्या किसी दूसरे समुदाय के लिए? पूछिए इनसे। ये तो सिर्फ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जाते हैं। हनुमान जी ने गधा दिया था। उन्हें, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं दुबे, उन्होंने लाख गुनाह किए, लाख गलतियां की, तो क्या आप भी गुनाह करेंगे और आप भी गलतियां करेंगे? हमने कोई गुनाह, देखिए कोई गुनाह नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की बातों पर मत जाइए। बांग्लादेश की हिंसा का चित्र वेस्ट बंगाल में लगाकर ध्रुवीकरण करते हैं, इनके मैनिफेस्टो में डाल दिया वो चित्र इन्होंने। कोई बात पर इनकी भरोसा मत करना। मैं आज देश को आगाह कर रहा हूं। आज ईवीएम का जब पोस्टल बैलेट कैमरे से पकड़ा गया तो दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि सोर्स कोड प्रोवाइड कराओ। दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि आप साहब मिलने का समय तो दे दो। जवाब दीजिए प्रेम शुक्ला। ओके प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए, प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए। लेकिन अभी आप ईवीएम पे मत आइए, मैं आपसे मंदिरों पे बात कर रहा हूं। ईवीएम का मुद्दा मैंने आपसे पहले पूछ लिया, अब मैं पूछ रहा हूं कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार में टैक्स क्यों लगाया मंदिरों पर? तो आप ईवीएम पे बार बार जा रहे हैं और कह रहे हैं मोदी जी ने लगाया। जवाब दीजिए, मोदी जी ने लगाया टैक्स, मोदी जी ने हनुमान जी को टैक्स नोटिस भेजा। प्रेम शुक्ला बताइए, टैक्स का नोटिस दिया, जवाब लीजिए। अब देखिए, मुझे पता नहीं कहां की बात कर रहे हैं वो, कौन सी झूठ में। यहाँ तो आपके हाथ में जो है कर्नाटक सरकार का नोटिफिकेशन है, ये पता नहीं कहाँ की यहाँ वहाँ की बात घुमा रहे हैं। भाई कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार की औरंगजेबी हरकत पर आपके मुंह से कुछ नहीं निकल रहा। भाई आपके जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने नागालैंड में हिंदू संतों के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया। आपकी कांग्रेस सरकार थी जिसने हिंदू मंदिरों को जो है वो सरकारी नियंत्रण में ले लिया। आपकी कांग्रेस सरकार थी जिसने हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण में लेकर उसके धन से जो है अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म के प्रचार प्रसार की व्यवस्था की। तो हिंदू द्रोह तो आपने राम मंदिर पर ताला नेहरू जी ने लगवाया। काशी विश्वनाथ जो है उस पर जो है आपकी सरकार जब समर्थन दे रही थी मुलायम सिंह यादव को कांग्रेस पार्टी, उसमें काशी विश्वनाथ का तहखाना बंद करवा दिया गया, श्रृंगार गौरी की पूजा रुकवा दी गई, श्री सोमनाथ मंदिर का विरोध कर दिया गया। और आप जो कह रहे हैं भाई मंदिरों में या जो धार्मिक स्थल जो अवैध है उनके खिलाफ कार्रवाई की परंपरा है। अभी कल ही गुजरात की विधानसभा में वहां के मंत्री हर्ष त्रिवेदी ने बताया है कि 110 मजारों को 110 मजारें जिन्होंने जो है कब्जा कर रखा था अवैध, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। कुछ मंदिरों पर भी जो अवैध अतिक्रमण था उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई। इसी तरह से द्वारकाधीश के मंदिर के द्वारका बेट के आसपास जिस तरह से अवैध मजारें बनाई गई थी, अवैध झोपड़े बनाए थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई। लेकिन कांग्रेस की सरकार के दौरान अवैध मजारों पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। ठीक है, अभय दुबे का जवाब, उसके बाद आदिल खान। अभय दुबे का जवाब, अभय दुबे का जवाब, राजस्थान में 600 वर्ष पुराने मंदिर को तोड़ने का दुष्कर्म अशोक गहलोत की सरकार ने किया। आप बताइए ना मुझे, ये हनुमान मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए ना। सिद्धारमैया क्या औरंगजेब हो गया है? 8 फरवरी 23 का नोटिस है, मोदी जी के रेलवे विभाग का नाम हनुमान जी का लिखा है इस नोटिस पर। मैं आपको चाहेंगे तो व्हाट्सएप कर दूंगा। उनने हनुमान जी को संबोधित किया है कि हनुमान ने हमारी भूमि पर अतिक्रमण कर दिया, अगर 7 दिन में ये कार्रवाई नहीं की तो अतिक्रमण के विरुद्ध होता है नोटिस, मजारों के खिलाफ भी हुई है कार्रवाई। भगवान के नाम पर नोटिस। अब सुनिए, 3.5 ये क्या मुद्दा आप ले आ रहे हैं भाई? हनुमान पर
इनकम टैक्स इसका उससे क्या लेन देन है? सिद्धार्थ मैया की औरंगजेबी हरकत से इसका क्या लेन देन है? ये सिद्धार्थ मैया की औरंगजेबी हरकत पर आप बेशर्मी से डिफेंड कर रहे हैं। गलत, आप विरोध कर रहे हैं। ये आपकी बेहयाई बेशर्मी है मित्र। नहीं, किसी को आपकी बेहयाई बेशर्मी है। नहीं, प्रेम जी, पर्सनल कमेंट। शंकराचार्यों को बदनाम करने लगे। ये बेहयाई बेशर्मी है। ओके, रुकिए, मैं आदिल के पास जाऊंगा। आदिल जी, इनका रुकिए। धर्म एक ही है, सत्ता का धर्म। ठीक है, ये आप कह रहे हैं इनका धर्म एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कुछ बड़ी बात बोली। अभय दुबे, आदिल खान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के मेहसाणा में थे। उन्होंने कहा मोदी की गारंटी का लक्ष्य समाज के अंतिम पायदान पर खड़े देशवासी का जीवन बदलना है। इसलिए देश में एक तरफ देवालय भी बन रहे हैं और करोड़ों गरीबों के पक्के घर भी बन रहे हैं, और यही से निकलता है 400 सीटों की गारंटी का रास्ता। क्या इंडिया के पास देव उत्थान और देश उत्थान, इसकी क्या काट है? देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से और मोदी जी और भाजपा डरे हुए हैं इंडिया अलायंस के होने के बाद, वो साफ तनाव दिख रहा है। अब ये उन सारे लोगों को जिनको भ्रष्टाचारी बता रहे थे उनको अपने यहाँ ला के शामिल करा रहे हैं। अगर भैया आप 400 पार कर रहे हो तो जिनके खिलाफ आप नारे लगा रहे थे, एक लंबी लिस्ट है। छगन भुजबल की आपने ईडी से फाइल गायब करा दी, अशोक चौहान को आपने अपने यहाँ शामिल करा लिया, हेमंत बिस्व शर्मा, वो अजीत पवार, और लंबी लिस्ट है, हसन मुशर्रफ, कितने लोग हैं जिनको भ्रष्टाचारी आप बता रहे थे और अपने यहाँ लाए, नहलाए धुलाए, बड़े बड़े पदों पर बैठाल दिया। आदिल, आपको लगता है ये बात कहने का आपको हक है? आदिल, आम आदमी पार्टी को ये कहने का कि आपको लगता है, क्योंकि एक लंबी लिस्ट आपने भी दी थी, एक लंबी लिस्ट आपने भी दी थी, और उसके बाद आज आप उन सभी लिस्ट वालों के साथ मंच शेयर करते हैं। गौरव भाई, एक मिनट, आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा हमारा। जो आपने सवाल पूछा है, मैं एक एक आपके सवाल का पूरा जवाब दे रहा हूं। देखिए, आम आदमी पार्टी का गठबंधन इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, वही लोकतंत्र जिसकी हत्या भी हाल में चंडीगढ़ में हुई, इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश के संघीय ढांचे को बचाने के लिए, वही संघीय ढांचा जिसको सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रात के अंधेरे में दिल्ली का जो बिल आया लेके आए थे भारतीय जनता पार्टी, उसको बचाने के लिए हम बहुत सारे दलों से, हमारे विचार नहीं मिलते पर हम मिलकर लड़ रहे हैं, क्योंकि हम इस देश के संविधान को बचाना चाहते हैं। और वो जो तो शामिल करा रहे हैं, के आरोप लगाए थे, उनका नारे लगा रहे थे, वो जो उनके ऊपर आपने घोटालों की लिस्ट गिनाई थी, उनका क्या हुआ? हमारे लिए संविधान सबसे बड़ा है, हमारे लिए देश सबसे बड़ा है, हमारे लिए इस मुल्क का लोकतंत्र सबसे बड़ा है। उन घोटाला करने वालों ने संविधान के खिलाफ कोई काम नहीं किया। अरे आप तो शामिल करा रहे हो। देखो गौरव भाई, आप तो शामिल करा रहे हो जिनके खिलाफ 2 दिन पहले नारे लगाते हो, नोटिस भेजते हो, सीबीआई ईडी भेजते हो, फिर अपने यहां शामिल करा लेते हो। इससे बड़ा डर क्या हो सकता है? इस पर आप एक सवाल नहीं पूछ रहे हैं और भाजपा एक बार जवाब नहीं दे रही है। वो कौन सी मजबूरी है कि सारे भ्रष्टाचारियों को मोदी जी अपने यहां शामिल कराते हैं? आपने मुद्दा उठाया, इसलिए मैंने आपसे मुद्दा पूछा। संगीत रागी, बीजेपी, सुनिए बीजेपी के एक मिनट ना ऐसा नहीं होगा। अच्छा, बीजेपी ने, प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट के अंदर वो मुद्दा उठाया, प्रधानमंत्री जी ने हाउस के अंदर भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, और रोज उठाते हैं मुद्दा, परिवारवाद पर बोलते हैं, भ्रष्टाचार पर बोलते हैं। आप उनसे सवाल क्यों नहीं पूछते कि छगन भुजबल की? मैं तो ये पूछ रहा हूं, सवाल पूछ रहा हूं। संगीत रागी, रुकिए। आदिल खान, मैं तो ये पूछ रहा हूं कि मैं करूं तो रासलीला और दूसरा करे तो कैरेक्टर ढीला। संगीत रागी, देखिए गौरव जी, महाभारत में भगवान कृष्ण ने धर्म की स्थापना के लिए, चाहे वो भीष्म पितामह हो, कर्ण हो, दुर्योधन हो, गुरु द्रोण हो, सबको मरवाया और छल से मरवाया। धर्म की स्थापना के लिए भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाले इस्लामिस्टों के लिए, वामपंथियों को, कांग्रेस जैसे दल को जो भारत की राजनीति को तोड़ना चाहती है, देश तोड़ने का काम में लगी है, ऐसे शकुनियों और दुर्योधनों को पराजित करने के लिए अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृष्ण की मर्यादा का पालन कर रहे हैं, राम की मर्यादा का पालन नहीं कर रहे। एक दूसरी बात, ये सबको पता है कि इस देश में राम को कौन रखता है और दुर्योधन और रावण के साथ कौन खड़ा होता है। अबू धाबी में जो प्रधानमंत्री राम भगवान का वहाँ पर मंदिर खड़ा करे, अयोध्या के शिलान्यास से लेकर के उसका उद्घाटन करें, काशी कॉरिडोर की आप बात कर लें, उज्जैन महाकाल की बात कर दें, इस देश के सारे तीर्थों को जीर्ण शीर्ण करने का काम
कांग्रेस पार्टी ने किया था, उसको उद्धार करने का काम भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। ये पूरा देश आप जब कुछ कह रहे हैं तो अभय दुबे आप कुछ कहना चाहते हैं, आपकी बात पे। सांस्कृतिक वैभव जब समय कम और है भारत के शारीरिक विरासत, आखिरी बात। सुन लीजिए 10 सेकंड, 10 बोलिए, सेकंड, बोलिए, अभय दुबे, 10 पहले सेकंड, उनकी 10 बात सेकंड, पूरी हो जाए, फिर 10 बोलिएगा। सेकंड। भारत के सामाजिक ताने बाने को एक साथ सामाजिक न्याय की व्याख्या को नई ऊंचाई देना, भारत की सांस्कृतिक वैभव और विरासत को बड़े नई ऊंचाई देना और भारत के आर्थिक वैभव को नई ऊंचाई देने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है और कांग्रेस पार्टी ने इसको रसातल तक ले गई थी। इसलिए कांग्रेस पार्टी आज बिखर करके उसकी ये दुर्दशा हुई है। ओके, अभय दुबे अब जवाब देने दे, अभय दुबे जवाब देने दे, अभय दुबे को जवाब देने दे। संगीत जी, अभय दुबे 17 सीटों पर, अभय दुबे बताइए जल्दी क्या जवाब है। देखिए, इतनी अधर्मी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। मैं जिस भूमि से आता हूं उसका सौभाग्य है कि वहां राजा राम का राज्य भी है, राम राजा मंदिर, और वहां पर 11 साल भगवान राम ने वनवास के भी बिताए। उस राम राजा के जो मंदिर है उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, ये देखिए 2023 मार्च का नोटिस, मंदिर को नोटिस दिया। उसकी आय में से मंदिर का जो हम श्रद्धालु पूरी श्रद्धा से चंदा देते हैं प्रधानमंत्री जी, उसको भी नहीं आप बख्शते। कश्यपोत्री भारद्वाज विश्वामित्रो गौतम जमदग्नि वशिष्ठेष्टम सप्तते ऋषि स्मृता। जिन 7 ऋषियों की स्मृति से हमारा सनातन धर्म प्रारंभ होता है, उन 7 ऋषियों की प्रतिमाओं में भ्रष्टाचार महाकाल में किया और महाकाल का नाम लेते हुए आप ये कह रहे हैं, सुनिए अभय दुबे आप ये कह रहे हैं, मैं आपको बताता हूं प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पार्टी के लिए क्या कहा। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से आजाद भारत में लंबे समय तक विकास और विरासत के बीच टकराव पैदा किया गया। इसके लिए अगर कोई दोषी है तो वही कांग्रेस है जिसने दशकों तक देश पर शासन किया। उन्होंने लंबी लिस्ट गिनाई है। ये वही लोग हैं जिन्होंने सोमनाथ जैसे पावन स्थल को भी विवाद का कारण बनाया। ये वही लोग हैं जिन्होंने पावागढ़ में धर्म ध्वजा फहराने की इच्छा तक नहीं दिखाई। ये वही लोग हैं जिन्होंने दशकों तक मोढेरा के सूर्य मंदिर को भी वोट बैंक की राजनीति से जोड़कर देखा। और ये वही लोग हैं जिन्होंने भगवान राम के अस्तित्व पर भी सवाल उठाए, उनके मंदिर निर्माण में रोड़े अटकाए। ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने धन्ना सेठ को 12 लाख करोड़ रुपए कमा दिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के 12 करोड़ लोगों के रोजगार छीन लिए। ये वही लोग हैं जो किसानों के सिर पर, युवाओं के, शुभांकर के सिर पर पीछे से गोली मारकर हत्या कर दी। ये वही लोग हैं जिन्होंने 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉस्टर्स को हिंदुस्तान से भगा दिया। ये वही लोग हैं जो रोज आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का और अपनी वॉशिंग मशीन में डालकर उनको धोकर अपनी सत्ता की भूख मिटाते हैं। ये वही लोग हैं जो प्रजातंत्र को खत्म करने के लिए इस संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिसको सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीशों ने सड़कों पर आकर कहा था इनके खिलाफ कि प्रजातंत्र को बचा लीजिए। ये वही लोग हैं जिसके सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश ने कहा कि ये प्रजातंत्र की हत्या की जा रही है। ये लोग शीर्ष से पोर तक पाप में डूबे हुए हैं। इनका हिसाब 2023 में राइम कर दिया अभय दुबे जी ने। अब जवाब है इसका आपके पास? जी जी, देखिए ये लोग जो आपातकाल लगाने वाले लोग, 12 लाख करोड़ रुपए लूटने वाले लोग, 2G 3G जीजा जी जैसे लूट की जो है हर तरह की छूट देने वाले लोग अब ये लूट पर बात कर रहे हैं। 420 श्रीमती सोनिया गांधी 420 के मुकदमे में बेल पर है, राहुल गांधी बेल पर है, कोषाध्यक्ष इनके बेल पर है। इन्होंने जो है नेहरू से लेके डॉक्टर मनमोहन सिंह तक के बीच में क्यों बोल रहे भाई? ये क्या अभद्रता है? ये 2G के घोटालेबाज, 3G के घोटालेबाज, देवास एंट्रिक्स के घोटालेबाज, तमाम घोटालों में जिनके मुंह काले हैं, जिन्होंने हिंदू मंदिरों को जो है ताला लगाने का कुकर्म किया, विजय मल्ल्या से जो है एयर टिकट लेने वाली चीटर सोनिया गांधी, एयर ललित मोदी के शराब पीने वाले, ललित मोदी का शराब पीने वाले, और जो है अरे लगातार अभय जी जब आप बोल रहे थे तब प्रेम शुक्ला नहीं बोल रहे थे। अभय जी जब आप बोल रहे थे तब प्रेम शुक्ला नहीं बोल रहे थे। एक मिनट उनको बोलने दीजिए। नीरव मोदी की पार्टी में जाकर शराब पीकर उसको लोन दिलाने वाले राहुल गांधी, कौन नहीं जानता भाई इसको? और उस नीरव मोदी को ढूंढ कर लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की संपत्तियां भारतीय फिर भी बीच में बोलने लगे, गौरव जी। नहीं अभय जी वो बहुत देर से शांत बैठे हैं, आप इतनी देर से बोले, कुछ नहीं बोला उन्होंने। एक मिनट जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए। बोलिए। तो लगातार जो है नेहरू से लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी तक जिन्होंने घोटालों की पराकाष्ठा की, जिन्होंने इस देश को लूटा, जिन्होंने पाकिस्तान के सामने घुटने टेके,
जिसने पाकिस्तान इस्लामी के जिहादियों के शेख सामने खाने आप तलवार जाते हो। रगड़ कर जो नाक रगड़ बगैर कर माफिया बुलाए मांगी, हमारे देश ऐसे पठानकोट का हमला देशद्रोही, हुआ, ऐसे उरी का हमला हुआ, ब्लैकमेलर, हंदवाड़ा ऐसे का फिर हमला बोलने हुआ, लगे हैं, फिर राहुल बोलने भाई, लगे हैं, एक मिनट बोलने दीजिए, एक मिनट बोलने दीजिए। फिर बोलने लेकिन लगे प्रेम जी हैं, आपको लगता फिर नहीं है, बोलने प्रेम लगे हैं। प्रेम जी सुनिए, जी, ये तमाम चीजें आपने गिना लगातार दी। मेरे एक मिनट पीछे रुकिए बोले रुकिए जा रुकिए, रहे आप हैं, सब ये लोग रुकिए। गलत प्रेम जी तरीका है। आपको लगता नहीं तमाम जी। चीजें आपने गिना दी, नहीं, शो आप शुरू मुझे तो किया। रोक रहे हैं, उनको नहीं रोक नहीं, मैंने पाए। उनको रोका। शो शुरू होने से पहले मैंने एक आप खबर इनको ब्रेक की लगातार थी। मेरे पीछे बोल रहे हैं। नहीं, मैंने उनको बार बार freedom बोला round किया जाना उनको। सुनिए, चाहिए प्रेम जी था। आप ही से सवाल है। ये शो जब गलत शुरू हुआ तरीका तो है, मैंने खबर फिर ब्रेक मान की के कि पीछे टीएमसी लगातार मैं और बोलूं आप फिर। सुनिए ये प्रेम जी। मछली बाजार है ये। नहीं प्रेम जी आप ही से सवाल है, सवाल ये तो मछली सुनिए। बाजार है आप ही टीवी का टर्न है, का। कोई और नहीं बोलेगा। सुनिए प्रेम जी, जब ये शो शुरू हो रहा था तब मैंने खबर ब्रेक की टीएमसी और कांग्रेस पार्टी में सीट शेयरिंग हो सकती है। दिल्ली में सीट शेयरिंग हो गई है, फाइनल है लगभग। यूपी में ऐलान हो गया है। तो इंडिया तमाम हिचकोलों के बाद ट्रैक पर आ गया है। 400 प्लस हो पाएगा? संदेश खाली में बलात्कार पीड़िताओं के साथ मिलने जाते हैं अधीर रंजन चौधरी, उनके साथ अभद्रता होती है। और श्रीमती सोनिया गांधी जो माधवन जैसे बलात्कारी के यहाँ अपने यहाँ मोहब्बत की दुकान खोलने की जगह बलात्कार की दुकान खोले बैठी है, वो ममता बनर्जी के बलात्कार पीड़िताओं के विरुद्ध की जा रही निर्ममता से सौदे कर रही है। ये अगर अच्छी बात है तो ठीक है। ये तो बलात्कारियों के साथ, छलात्कारियों के साथ, जिहादियों के साथ, भ्रष्टाचारियों के साथ इनका गठबंधन होना ही था। इसमें नई बात क्या है? ठीक है, ओके, समय खत्म। ओके, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।